सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। बेसिकली ये जो चैप्टर है इसमें हम पालमपुर नाम के एक विलेज के बारे में पढ़ेंगे। तो पालमपुर में फार्मिंग मेन जॉब होता है लोगों का, मतलब वहाँ पे खेती करना मेन जॉब होता है। आगे यहाँ पे दिया गया है कि बट अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग, यानी फार्मिंग के अलावे सम पीपल आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन स्मॉल बिजनेसेस। कुछ लोग स्मॉल बिजनेस भी करते हैं। कीपिंग एनिमल्स को रखते हैं, लाइक काउज, बफेलोज, और ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करते हैं, लाइक रिक्शा या फिर ट्रक्स वगैरह भी चलाते हैं। टू डू ऑल these जॉब्स और प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ पीपल नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अब इन जॉब्स या फिर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को करने के लिए लोगों को डिफरेंट टाइप्स की रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। जैसे कौन कौन रिसोर्सेज की, तो लाइक नेचुरल रिसोर्स की ज़रूरत होगी, लाइक लैंड एंड वाटर की। मैन मेड थिंग्स की ज़रूरत होगी, जैसे कोई टूल्स या मशीन्स का भी ज़रूरत होगा। ह्यूमन एफर्ट का ज़रूरत होगा ताकि लोग काम कर सके, और पैसों की ज़रूरत होगी। अब आगे यहाँ पे दिया गया है कि देयर इज़ अ विलेज नेम्ड रायगंज विच इज़ अ बिग विलेज जस्ट 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम पालमपुर। तो जैसे कि मैंने बताया था कि पालमपुर नाम के एक विलेज के बारे में पढ़ना है, तो ये जो पालमपुर है ये रायगंज के पास पड़ता है। एक विलेज है रायगंज, जिससे कि पालमपुर की जो दूरी है ये 3 किलोमीटर की है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैप में भी दिखाया गया है, यहाँ पे देख लो ये रायगंज दिखाया गया है। यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर ये पालमपुर है, और इसके पास ही थोड़ा सा दूर में यहाँ पर ये शाहपुर नाम का एक टाउन भी है। तो वही चीज़ आगे यहाँ पर है, देयर इज़ ए गुड रोड बिटवीन पालमपुर एंड रायगंज। पालमपुर और रायगंज के बीच में एक अच्छा रोड है। दिस रोड कैन बी यूज्ड इन ऑल सीजन। तो सभी सीजन्स में इस रोड का यूज़ किया जाता है, मतलब अच्छी खासी रोड है। इवन व्हेन इट रेन्स और द वेदर इज़ बैड, अगर बरसात भी हो रही हो या फिर मौसम ख़राब ही क्यों नहीं हो, इसके बावजूद भी वहाँ पे यूज़ उस रोड का यूज़ बराबर लोग करते हैं। दिस सेम रोड कॉन्टिन्यूज़ फ्रॉम रायगंज टू शाहपुर। तो यही जो रोड है ये फिर रायगंज और शाहपुर को भी जोड़ता है। शाहपुर क्या है, तो ये एक स्मॉल टाउन है जो कि पालमपुर के ठीक पास में ही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर दिया गया है, ऑन दिस रोड, इस रोड में यू कैन सी मैनी टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक। तो उस रोड में वो जो शाहपुर, रायगंज और पालमपुर में जो रोड्स है वहाँ पर बहुत टाइप्स की हमें ट्रांसपोर्ट देखने को मिलते हैं, लाइक ब्लॉक कार्ट्स, टोंगाज क्या होता है, ये हॉर्स घोड़ा गाड़ी जो बोला जाता है ना, उसी को कहा जाता है टोंगाज। बोगीज क्या होता है, तो वुडन कार्ट्स पुल्ड बाई बफेलोज। जो भैंसें होती है वो एक वुडन कार्ट्स को खींचती है, उसी को बोगीज कहा जाता है। तो वो भी चलते हुए हमें दिखाई देता है, जिसमें जैगरी यानी कि गुड और कुछ अदर थिंग्स को लेकर जाया जाता है। कुछ मॉडर्न व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल्स, जीप्स, ट्रैक्टर्स और ट्रक्स भी हमें उस रोड में दिखाई देते हैं। अब अगर आगे हम पालमपुर के विलेज और कास्ट की बात करें, तो देयर आर अराउंड 450 फैमिलीज़ इन द विलेज। तो पालमपुर में लगभग 450 फैमिलीज़ हैं। टोटल फैमिलीज़ यहाँ पर देख दिया गया है पालमपुर का। ये जो फैमिलीज़ है ये डिफरेंट कास्ट के हैं। 80 फैमिलीज़ आर फ्रॉम अपर कास्ट, इसमें से 80 फैमिलीज़ अपर कास्ट के हैं। एंड दे ऑन मोस्ट ऑफ द लैंड, और ये जो अपर कास्ट के लोग हैं इनके पास ज़्यादातर ज़मीनें हैं। ओके, किस प्रकार की घरें हैं पालमपुर में, तो यहाँ पे दिया गया है कि द अपर कास्ट फैमिलीज़ है बिग हाउसेस मेड ऑफ ब्रिक एंड सीमेंट। तो जो अपर कास्ट की फैमिलीज़ हैं उनके पास बड़ी घरें हैं ब्रिक्स की और सीमेंट की। वहीं जो दलित से लोग हैं, यानी जो SC/STs के लोग हैं, उनके आर अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। मतलब पालमपुर का 1/3 जो पॉपुलेशन है वहाँ सिर्फ दलित से लोग हैं। ठीक है, दलित फैमिलीज लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज। तो एक कॉर्नर में सिर्फ दलित लोग सी हैं। देयर हाउसेज आर स्मॉलर, सम आर मेड ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। तो जो दलित की जो घरें हैं वो छोटी है, स्मॉलर है, और इनकी घरें मिट्टी और स्ट्रॉ से बनी हुई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दिया गया है इलेक्ट्रिसिटी इन पालमपुर। तो पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी कब आई, कैसी है,
यहाँ पर दिया गया है मोस्ट हाउसेज हैव इलेक्ट्रिसिटी, तो ज़्यादातर घरों में यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलता है। इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है ट्यूबवेल्स फील्ड के लिए, ट्यूबवेल्स के लिए मतलब यूज़ करते हैं फील्ड्स में, इरिगेशन के लिए, खेती करने के लिए हमको पानी देना होगा ना, तो इसके लिए ट्यूबवेल का यूज़ किया जाता है, तो ट्यूबवेल चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है। एंड स्मॉल बिजनेसेस इन द विलेज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है एक तो ट्यूबवेल के लिए, और छोटी मोटी बिजनेस कोई कर रहे हैं तो वहाँ पर भी तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे डी होगा, ठीक है, ऐसा हो गया, इसको सुधार लेना। अब आगे है पालमपुर में एजुकेशन कैसा है, तो दिया गया है कि पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल्स है और 1 हाई स्कूल है। यहाँ की हेल्थ केयर की अगर हम बात करें तो देयर इज़ 1 गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ केयर, मतलब यहाँ पे एक गवर्नमेंट की प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है, इज़ ऑल्सो देयर फॉर ट्रीटिंग सिक पीपल। तो यहाँ पर एक तो तुम्हारा एक गवर्नमेंट का प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है, जहाँ पर बीमार लोगों की मतलब बीमार लोगों का टेक केयर किया जाता है। आगे यहाँ पर है फैसिलिटीज़ इन पालमपुर, पालमपुर में कैसी फैसिलिटीज़ है, तो द विलेज हैज़ गुड रोड्स, यहाँ की जो गाँवें हैं इनमें अच्छी रोड्स है, ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल्स, हेल्थ सेंटर, ये सब सारा बहुत ही अच्छा है। इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि पालमपुर जो है इसमें यहाँ पर वेल डेवलप्ड फैसिलिटीज़ है इन कंपेयर टू अदर विलेजेस। दूसरे गांव की अगर हम तुलना करें पालमपुर में, तो यहाँ की फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इसमें सारी फैसिलिटीज़ है, अच्छी खासी रोड है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी है, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी है, यहाँ पे इरिगेशन अच्छी होती है, मतलब सिंचाई अच्छी होती है, स्कूल्स भी अच्छा है, हेल्थ सेंटर भी अच्छा है, ठीक है। आगे है अगला टॉपिक हमें पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे है फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स। तो गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन करने के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। कौन कौन सी चीज़ों की 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो एक तो लैंड और नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, लाइक वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये सब तुम्हारा नेचुरल रिसोर्स में आ जाता है। लेबर की ज़रूरत होगी, अब गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए लेबर तो चाहिए ही है ना, ठीक है। तीसरा तुम्हें फिजिकल कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। अब फिजिकल कैपिटल क्या होता है, जैसे किसी औजार की ज़रूरत पड़ेगी, पैसों की ज़रूरत होगी और रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी। तो फिजिकल कैपिटल का मतलब भी यहाँ पे हमने लिख दिया। फिजिकल कैपिटल का मतलब हो गया वैसी चीज़ें जिसका यूज़ हम बार बार कर सकते हैं प्रोडक्शन के दौरान, जैसे औजार का यूज़ हम बार बार करेंगे, पैसा का यूज़ हम बार बार करेंगे, रॉ मटेरियल्स का भी यूज़ हमें बार बार करना पड़ता है। तो लगातार अगेन एंड अगेन हम जिस चीज़ को यूज़ करें दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल कैपिटल। फिर आगे है इट हैज़ 2 पार्ट्स, तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, तो वैसे आइटम्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर मैनी ईयर्स, मतलब वैसे आइटम जिसका यूज़ सालों भर कर किया जाए, सालों तक किया जाए, जैसे कि टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग्स, इसका यूज़ सालों भर होता है, दैट इज़ कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। इसको फिक्स्ड कैपिटल की गिनती में रखा जाता है, ठीक है। इनको फिक्स्ड कैपिटल क्यों कहा जाता है, क्योंकि दे आर नॉट यूज्ड अप क्विकली, इनका यूज़ हम जल्दी नहीं करते हैं, क्विकली नहीं करते हैं। अब जैसे कि औजार, मशीन्स या बिल्डिंग्स का बात करूँ तो एक बार ये सालों बाद ये यूज़ होता है, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी इसका हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये सब सारा तुम्हारा फिक्स्ड कैपिटल में आता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम जल्दी जल्दी यूज़ करते हैं, जिसको हम वर्किंग कैपिटल की कैटेगरी में रहते हैं, तो वही यहाँ पे है। वैसे आइटम्स जिसका यूज़ हम क्विकली करते हैं प्रोडक्शन के दौरान, अब कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका यूज़ हम तुरंत करें, बार बार करें, दैट इज़ कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। जैसे रॉ मटेरियल्स हो गया, अब जैसे मिट्टी का तुम बार बार यूज़ करोगे, अगर पॉटर हो तो जितने बार भी बर्तन बनाओगे तो तुम्हें मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर एक वीवर हो तो यार्न के लिए भी तुम्हें बार बार रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। तो इसको वर्किंग कैपिटल में रखा गया है। अच्छा, मनी इन हैंड भी तुम्हारा वर्किंग कैपिटल में आ जाता है, क्योंकि तुम्हें बार बार कोई चीज़ें खरीदनी या फिर पे करने होती है, ठीक है। तो जो चीज़ें तुम जल्दी जल्दी
जिस आइटम्स का तुम जल्दी जल्दी यूज़ करो प्रोडक्शन के दौरान, उसको वर्किंग कैपिटल में रखा जाता है। और सालों सालों के बाद अगर किसी चीज़ का अगर हम यूज़ करते हैं, मतलब जल्दी नहीं करते हैं जिस चीज़ का यूज़, ये तुम कर सकते हो, उसको हम फिक्स्ड कैपिटल के रूप में करते हैं। लाइक मशीन्स, तुमने एक बार लगा दिया, अब इसके बाद 2 साल 4 साल 5 साल, मतलब कितने साल के बाद फिर दोबारा मशीन लगाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब तक वो ख़राब ना हो जाए या फिर दूसरे मशीन की ज़रूरत नहीं है, तब तक तो हम मशीन नहीं लगाएंगे ना। इसी को हम फिक्स्ड कैपिटल के रूप में रखते हैं। या फिर तुमने कोई बिल्डिंग्स बना दिया, अब उस पर काम चल रहा है, तो वो बिल्डिंग्स तो अब सालों साल रहेगा, ठीक है। या फिर कोई टूल्स भी खरीद लिया, तो वो टूल्स तो ऐसा थोड़ी है बार बार खरीदना पड़ेगा, एक बार तुमने खरीद लिया, अब वो तुम्हारे पास रह गया, एक्सेप्ट कि जब तक कि वो टूट ना जाए या फिर कहीं खो ना जाए, है ना। तो इसी को कहा गया है फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, जिसका तुम यूज़ बार बार करते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम ये पढ़ रहे थे कि गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए हमें कौन सी 4 चीज़ों का ज़रूरत होता है। तो एक तो लैंड और नेचुरल रिसोर्स की ज़रूरत होती है, दूसरा लेबर का ज़रूरत होता है, तीसरा फिजिकल कैपिटल का ज़रूरत होता है, और चौथा ज़रूरत होता है ह्यूमन कैपिटल का। ह्यूमन कैपिटल का मतलब हो गया नॉलेज और इंटरप्राइजेज। अब देखो ह्यूमन कैपिटल के बारे में और डीपली तुम ना सेकेंड चैप्टर में पढ़ोगे, इसमें बहुत ही डीपली तुम्हें पढ़ना है, तो ये मैं तुम्हें और अच्छे से आगे समझाऊंगा। फिलहाल यहाँ पे दिया गया है ह्यूमन कैपिटल के बारे में, टू ब्रिंग लैंड लेबर एंड कैपिटल टुगेदर इन द राइट वे। एक सही वे में लैंड लेबर और कैपिटल को एक साथ लाना, इसको हम मतलब कर सकते हैं। और एक ह्यूमन कैपिटल का बेसिकली जो मेन मीनिंग होता है, ये होता है नॉलेज, स्किल एंड स्मार्ट डिसीजन मेकिंग। जैसे ह्यूमन कैपिटल के लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर वो इन्वेस्टमेंट हम नॉलेज के लिए करते हैं, स्किल्स के लिए करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम किस में कर रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल का बेसिकली मीनिंग तुम यहाँ पर समझो कि ये नॉलेज एंड एंटरप्राइज, ठीक है, नॉलेज एंड एंटरप्राइज। तो वही चीज़ यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल, यानी स्मार्ट पीपल हु ऑर्गेनाइज एवरीथिंग। ह्यूमन कैपिटल का मतलब हो गया वैसे लोग जो सभी चीज़ों को सही से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे एक चीज़ मैं तुमको यहाँ पहले बता दे रही हूँ, ह्यूमन कैपिटल को और अच्छे से हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत डीपली पढ़ना है, ठीक है ना। चलो आगे हम आगे पढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक यहाँ में पढ़ना है फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर में कैसे फार्मिंग होती है। तो यहाँ पे है लैंड इज़ फिक्स्ड, इसके अंदर में पहला टॉपिक है लैंड एंड इन फिक्स्ड। लैंड फिक्स्ड होता है वहाँ पे, पालमपुर में जो लैंड है वहाँ पे फिक्स्ड है, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि द अमाउंट ऑफ लैंड इन द विलेज इज़ लिमिटेड, इट कैन नॉट बी इंक्रीज्ड। बढ़ाया नहीं जा सकता है वहाँ पे। पालमपुर की जो ज़मीन है वो फिक्स्ड है, उसको तुम बढ़ा नहीं सकते हो, ठीक है, दूसरे बाउंड्री तक ले जा नहीं सकते हो। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। ये तो मैंने शुरू में कहा था कि फार्मिंग जो है यानी कि एग्रीकल्चर, खेती जो है वो मेन प्रोडक्शन होता है, एक्टिविटी होता है पालमपुर का। मोस्ट पीपल इन पालमपुर आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। ज़्यादातर लोग जो पालमपुर में हैं वो एग्रीकल्चर पर ही इन्वॉल्व हैं। 75% ऑफ वर्किंग पीपल डिपेंड ऑन फार्मिंग। लगभग 75% जो लोग हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ फार्मिंग के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है, क्या तुमको पता है कि लैंड जो है वो हेक्टेयर, लैंड का जब मेज़र होता है तो हेक्टेयर के रूप में होता है। वहीं छोटे छोटे जो गांव होते हैं तो कुछ गाँवों में लोग जो होते हैं वो उसी लैंड को जब मेज़र करना होता है, मापना रहता है ना, तो ये अपना लोकल यूनिट यूज़ करते हैं, लाइक बीघा या गोविंदमिथ्या, ठीक है। ऐसे लोग जनरली बीघा के बारे में जानते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी है जो कि तुम्हें पता होना चाहिए, चैप्टर में दिया हुआ है। अगला टॉपिक है इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। एक टॉपिक है यहाँ पे। तो पालमपुर इज़ लाइक अ विलेज इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। पालमपुर एक ऐसा गांव है जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जैसा है। क्यों? क्योंकि द क्रॉप्स एंड फैसिलिटीज़ इन पालमपुर आर सिमिलर टू दोज फाउंड इन वेस्टर्न यूपी। जिस प्रकार से वेस्टर्न यूपी में क्रॉप्स और फैसिलिटीज़ पाया जाता है, बिल्कुल इसी प्रकार से पालमपुर में क्रॉप्स और फैसिलिटीज़ सिमिलरली पाए जाते हैं वेस्टर्न यूपी के जैसा ही। ऑल लैंड इन पालमपुर यूज्ड फॉर फार्मिंग। जितने भी लैंड होती है पालमपुर की उसका यूज़ फार्मिंग के लिए किया जाता है। और कोई भी जो लैंड है, ज़मीनें जो है ना, वो इम्पटी खाली नहीं है या फिर अनयूज्ड नहीं है। खाली ज़मीनें तुम्हें पालमपुर में देखने को नहीं मिलेगा।
अब किस प्रकार का सीज़न होता है का पालमपुर में, वहाँ पे क्या खेती होता है यहाँ पर दिया गया है। इससे जो खरीफ सीज़न होता है यानी कि जो रेनी सीज़न होता है पालमपुर में, तो यहाँ पे जो फार्मर्स होते हैं वो ज्वार और बाजरा ग्रो करते हैं। दीज आर यूज्ड मेनली एज कैटल फीड। मेनली जो ज्वार और बाजरा होता है ये ग्रो किया जाता है कैटल फीड के लिए, यानी कि जो भी जानवर पालते हैं उनके लिए, उनके भोजन के लिए ज्वार और बाजरा का मेनली यूज़ किया जाता है। मतलब इसको इनको बोया जाता है, ग्रो किया जाता है। अक्टूबर दिसंबर के महीने में जो फार्मर्स होते हैं ये पोटैटो ग्रो करते हैं। ज्वार और बाजरा के बाद, जब ज्वार और बाजरा की हार्वेस्टिंग हो जाती है इसके बाद लोग यहाँ पर पोटैटो ग्रो करते हैं। विंटर सीजन में लोग रबी, मतलब वही जो रबी सीज़न होता है यानी कि विंटर सीजन में फील्ड्स आर यूज टू ग्रो वीट। यहाँ पे वीट की खेती की जाती है। फार्मर्स कीप सम वीट फॉर देयर फैमिली। फार्मर्स कुछ वीट अपनी फैमिली के लिए रखती है, और जो एक्स्ट्रा वीट बच जाता है जिसको हम सरप्लस कहते हैं, जो एक्स्ट्रा बच जाएगा उसको सरप्लस कहा जाता है, इसको याद रख लेना। तो जितना भी फार्मर ने ग्रो किया वीट, अब उस वीट का कुछ हिस्सा अपनी फैमिली के लिए रख लिया, और बाकी जो एक्स्ट्रा बच गया इसको हम सरप्लस कहेंगे। ठीक है, इसको रायगंज के मार्केट में जाके बेचा जाता है। ठीक है, आगे है शुगर केन फार्मिंग की। गन्ने की फार्मिंग भी पालमपुर में होती है। तो सम लैंड इज़ यूज टू ग्रो शुगर केन। कुछ लैंड में शुगर केन की भी ग्रो किया जाता है, जो कि ये साल में एक बार इसको हार्वेस्ट किया जाता है। शुगर केन इज़ सोल्ड आइदर रॉ, मतलब या तो इसको कच्चा गन्ने के रूप में बेचा जाता है या फिर इसको फिर गुड़ बनाकर यानी जैगरी बनाकर ट्रेडर्स को बेचा जाता है शाहपुर में। शाहपुर ले जाकर ट्रेड, वहाँ के जो भी व्यापारी होते हैं उनको बेचा जाता है। अब आगे कुछ पॉइंट्स है, इसको याद रखना है। फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो 3 क्रॉप्स इन अ ईयर। पालमपुर के जो फार्मर्स होते हैं वो साल में 3 प्रकार के क्रॉप्स को, मेनली 3 प्रकार के क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। और ये तभी इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि वहाँ की जो इरिगेशन सिस्टम है वो काफ़ी अच्छी है। अगर इरिगेशन सिस्टम अच्छी ना हो ना तो तुम साल में 3 प्रकार के क्रॉप्स को नहीं ग्रो कर पाओगे। तो चूँकि इरिगेशन सिस्टम अच्छी है इसीलिए पालमपुर के फार्मर्स 3 प्रकार के क्रॉप्स को वो ग्रो कर पाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर। जल्दी ही इलेक्ट्रिसिटी पालमपुर में आ गई थी, जिसकी वजह से उसे इरिगेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई थी इससे पहले वहाँ पर ना, बिफोर इलेक्ट्रिसिटी जो फार्मर्स हुआ करते थे ये पर्शियन व्हील्स का यूज़ किया करते थे। इनको कहा जाता है पर्शियन व्हील्स। कुछ इस प्रकार के व्हील्स लगा के खेती की जाती थी। ठीक है, वाटर लिफ्टिंग सिस्टम इसको कहा जाता है। ठीक है, दीज कुड ओनली इरीगेटेड स्मॉल फील्ड्स। तो इसका यूज़ किया जाता था सिर्फ स्मॉल फील्ड्स को ही इरीगेट करने के लिए। ठीक है, ये कुआं है, कुआं के नीचे इस प्रकार की एक पर्शियन व्हील्स लगा दिया जाता था, जानवरों से इसे चलाया जाता था और फिर खेती की जाती थी, या फिर इंसान भी खुद भी उसको पकड़ के घुमाता था और पानी नीचे से ऊपर की ओर आता था। हालांकि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगता था, जिसकी वजह से बहुत बड़ी मात्रा में या बहुत बड़ी फील्ड में हम सिंचाई नहीं कर सकते थे, तो स्मॉल फील्ड्स के लिए इसका यूज़ किया जाता था। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है तो फिर ट्यूबवेल्स लगाया गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स का यूज़ होने लगा। ठीक है, यहाँ पे तुम देख रहे हो। ठीक है, और इससे फिर बिगर एरियाज़ में खेती की जाने लगी, और क्योंकि जल्दी भी खेती से होता, जल्दी सिंचाई होती थी। आगे है फर्स्ट ट्यूबवेल वेयर सेटअप बाय द गवर्नमेंट। पहली जो ट्यूबवेल थी ये गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप कर दिया गया था, बाद में हालांकि अदर फार्मर्स के द्वारा भी इसको इंस्टॉल किया गया। ठीक है, मिड 1970s तक द इंटायर 200 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इन पालमपुर वाज फुल्ली इरीगेटेड। तो लगभग 1970s के मिड में पूरी की पूरी जो 200 हेक्टेयर जो ज़मीनें थी पालमपुर की वो फुल्ली इरीगेटेड थी। ठीक है, अब यहाँ पे एक टॉपिक दिया गया है मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है? तो ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप ऑन द सेम लैंड इन अ ईयर इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है? तो एक ही लैंड में, एक ही ज़मीन में, एक साल में अगर एक ही ज़मीन में एक से ज़्यादा क्रॉप को अगर तुम ग्रो करते हो तो उसको मल्टीपल क्रॉपिंग कहा जाता है। समझ में आया कि एक साल में एक ही लैंड में एक ही साल में तुम अगर मल्टीपल टाइप्स के, अगर एक से ज़्यादा तुम अगर क्रॉप ग्रो करते हो तो दैट इज़ कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग।
तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे टू इंक्रीज प्रोडक्शन, ये एक कॉमन वे होता है जिससे कि तुम अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हो विदाउट नीडिंग मोर लैंड। ज़्यादा तुम्हें जो लैंड की ज़रूरत नहीं है, तुम एक ही लैंड पे बार बार क्रॉप को ग्रो करो तो तुम्हें ज़्यादा फसल मिलेगी, है ना। इन पालमपुर ऑल फार्मर्स ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स इन अ ईयर। तो पालमपुर में जो सभी जो फार्मर्स होते हैं वो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप को ग्रोन करते हैं। ऐसे 3 क्रॉप मैंने ऊपर में बताया था कि साल में 3 क्रॉप ग्रो किया जाता है, लेकिन मेनली 2 क्रॉप्स हर फार्मर ग्रो कर ही देता था साल में, ठीक है। इन द लास्ट 15 to 20 ईयर्स मैनी फार्मर्स हैव स्टार्टेड ग्रोइंग पोटैटोज एज अ थर्ड क्रॉप। तो लास्ट 15 से 20 सालों में देखा जा रहा है कि बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो अब तीसरे क्रॉप के रूप में पोटैटो को भी ग्रो कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आगे यहाँ पर दिया गया है कि 2 वेज टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड। अब सेम लैंड में अगर तुम्हें क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है तो इसके 2 तरीके दिए गए हैं। सेम लैंड में क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के 2 तरीके दिए गए हैं। पहला तरीका है मल्टीपल क्रॉपिंग और दूसरा तरीका है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब तो अभी मैंने तुम्हें बता दिया कि एक साल में एक ज़मीन पे एक ही टाइप के क्रॉप को ग्रो करना, ठीक है। और दूसरा है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। तो इसमें क्या होता है, हम बेटर सीड्स फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं। इसको और डीपली हम आगे नीचे देखेंगे। इससे पहले ईल्ड क्या होता है इसको समझ लो। तो द अमाउंट ऑफ क्रॉप ग्रोन ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग वन सीजन, किसी एक सीज़न में, ड्यूरिंग वन सीजन, एक सीज़न में कितने तुम क्रॉप ग्रोन करते हो। अमाउंट ऑफ क्रॉप ग्रोन ऑन अ पीस ऑफ लैंड, तुम एक पीस ऑफ लैंड में जितने भी अमाउंट ऑफ क्रॉप ग्रो करोगे किसी एक सीज़न में, दैट इज़ कॉल्ड यील्ड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है बिफोर मिड 1960s फार्मर्स यूज ट्रेडिशनल सीड्स। तो मिड 1960s में जो फार्मर्स थे ये ट्रेडिशनल सीड्स का यूज़ क्या करते थे, जिससे कि इनकी जो क्रॉप होती थी यानी कि लो यील्ड मतलब कम क्रॉप इनको मिलते थे, मतलब फसल इनकी कम उपज होती थी, इनमें ज़्यादा वाटर की भी ज़रूरत होती थी। फार्मर्स यूज नेचुरल फर्टिलाइजर्स, फार्मर्स जो थे वो नेचुरल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते थे, लाइक काउ डंग का यूज़ करते थे, ठीक है। हालांकि वो हर जगह फ्री और इजीली अवेलेबल हुआ करता था। लेकिन जैसे ही तुम्हारा ग्रीन रिवॉल्यूशन आता है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन लगभग 1960s में आया था, तो 1960s के बाद अब जो फार्मर्स होते हैं वो अब हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का यूज़ करने लगते हैं। इससे पहले सिर्फ वो ट्रेडिशनल मेथड का ही यूज़ करते थे। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, ये पहले ट्रेडिशनल सीड्स का यूज़ करते थे जिससे कि कम क्रॉप्स हमें मिलती थी, कम फसल मिलती थी, यहाँ पे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती थी। बट अब जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो अब यहाँ पे फार्मर्स जो थे वो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का यूज़ करने लगे वीट और राइस के लिए, ठीक है। दीज सीड्स गेव मोर ग्रेन्स पर प्लांट, तो ये सीड्स हमें ज़्यादा ग्रेन्स देती थी पर प्लांट। सो द स्मॉल लैंड कुड प्रोड्यूस मोर फूड, तो अब स्मॉल लैंड भी ज़्यादा फूड हमें दे रही थी। HYV सीड्स नीडेड, यानी कि हाई यील्डिंग जो सीड्स थी ये इसके लिए कम वाटर की ज़रूरत होती, जहाँ ट्रेडिशनल सीड्स के लिए हमें अभी बताया कि ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती थी, लेकिन हाई यील्ड वैरायटी सीड्स के लिए कम वाटर की ज़रूरत होती थी। हालांकि इसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स भी का भी ज़रूरत होता था और पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ होता था ताकि क्रॉप को प्रोटेक्ट किया जा सके पेस्ट से, यानी कीड़े मकोड़ों से प्रोटेक्ट किया जा सके। यहाँ पे एक तुम्हें फिगर भी दिखाई दे रहा होगा कि किस प्रकार से यहाँ पे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज़ किया जा रहा है, फर्टिलाइजर्स का यूज़ हो रहा है, HYV सीड्स यहाँ पर हमें मिल रहा है, फार्मिंग मशीनरी का यूज़ हो रहा है, डीजल इसमें चाहिए ट्रैक्टर को चलाने के लिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, ठीक है। इरिगेशन के लिए हमें सोर्स कहाँ से मिलेगा, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। अब आगे है हाई प्रोडक्शन या फिर जो हायर यील्ड्स है वाज ओनली पॉसिबल। हाई प्रोडक्शन मतलब हमें तभी मिल सकती थी, ये तभी पॉसिबल हो पाता था जब हाई यील्ड वैरायटी सीड्स हो, वाटर हो, केमिकल फर्टिलाइजर्स हो और पेस्टिसाइड्स हो। ये सभी का एक साथ रहना ज़रूरी है था। अगर इनमें से कोई चीज़ ना रहे तो फिर हाई प्रोडक्शन क्रॉप नहीं किया जा सकता था, ठीक है। तो हायर यील्ड्स के लिए ये सारी चीज़ों का ज़रूरत था।
हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, वाटर, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स। अब आगे यहाँ पे दिया गया है फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वेयर द फर्स्ट टू यूज़ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स इन इंडिया। तो जो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो फार्मर्स थे, इन्होंने पहली बार मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज़ किया था। ठीक है, अभी मैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के ही बारे में जैसे बता रहा था, तो पहली बार इसका यूज़ कहाँ पे हुआ था, तो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। दे यूज ट्यूबवेल्स, तो इन्होंने क्या यूज़ किया, सिंचाई के लिए ट्यूबवेल्स का यूज़ किया, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का यूज़ किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया और पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया ताकि क्रॉप को प्रोटेक्ट किया जा सके। कुछ फार्मर्स ने मशीन्स भी लाए, लाइक ट्रैक्टर्स लाया प्लॉफिंग के लिए और थ्रेसर्स भी लाया हार्वेस्टिंग करने के लिए, जिससे कि जो फार्मिंग था और तेज़ी और ईजियर हो गया। तो इस वजह से इन्हें हाई यील्ड मतलब ज़्यादा वीट जो था इनको अपने फार्म से अब मिल जाता था, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन हो पाती थी। आगे है वीट यील्ड इन पालमपुर। अब पालमपुर में कैसे वीट का प्रोडक्शन होता है, तो यहाँ पे है ट्रेडिशनल सीड्स के पहले, जब ट्रेडिशनल सीड्स का मतलब चलन था, तो उससे पहले वीट पर हेक्टेयर के अनुसार 1300 केजी वीट जो है पर हेक्टेयर उनको मिल रहा था। 1300 केजी 1300 केजी वीट उन्हें पर हेक्टेयर के अनुसार मिल रहा था ट्रेडिशनल सीड्स आने के पहले, मतलब ट्रेडिशनल सीड्स जब का चलन था उस समय। अब जैसे ही हाई यील्ड वैरायटी सीड्स आनी शुरू हुई, तब इसके बाद इनकी जो क्वांटिटी है ये बढ़कर 1300 से सीधे 3200 केजी वीट पर हेक्टेयर बढ़ गया। हम लोग समझ सकते हो कितनी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गई है। मतलब यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि एक बड़ा इंक्रीज़ हुआ है प्रोडक्शन में। जब से ये हाई यील्ड वैरायटी सीड्स आई है तब से ज़्यादा यहाँ पर हमें इंक्रीज़ देखने को मिला है प्रोडक्शन में। फार्मर्स नाउ हैड एक्स्ट्रा वीट। अब ऑब्वियसली यहाँ पर ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है तो अब उसे ज़्यादा एक्स्ट्रा वीट ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि थोड़ी बहुत जो वीट है वो घर के लिए यूज़ कर लेंगे। अब उसके पास ज़्यादा वीट होगी यानी सरप्लस ज़्यादा होगी, तो वो अब सेल कर सकते थे मार्केट में जाके और पैसे अच्छे खासे वहाँ से वो अब कमा सकते थे। ठीक है, ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो ज़्यादा सरप्लस बनेगा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि मल्टीपल क्रॉपिंग और मॉडर्न फार्मिंग मेथड दोनों में क्या डिफरेंस है। मल्टीपल क्रॉपिंग और मॉडर्न फार्मिंग मेथड दोनों में क्या अंतर है। देखो, मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में हमने क्या पढ़ा कि सेम लैंड में एक साल में जितना भी मतलब एक से ज़्यादा क्रॉप अगर तुम ग्रो करते हो तो दैट इज़ कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। एक साल में एक ज़मीन पे अगर तुम एक से ज़्यादा क्रॉप ग्रो करते हो दैट इज़ कॉल्ड मल्टीपल फार्मिंग। मॉडर्न फार्मिंग में क्या है, तो इसमें हम एडवांस्ड टूल्स, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स और केमिकल्स का यूज़ करते हैं ताकि जो हमारी क्रॉप यील्ड है यानी कि क्रॉप की जो प्रोडक्शन है इसमें बढ़ोतरी हो। मल्टीपल क्रॉपिंग में दिया गया है कि ग्रोइंग वीट, पोटैटो एंड शुगर केन इन 1 ईयर, एक साल में हम इन चीज़ों को ग्रो करते हैं। यहाँ पर है मॉडर्न फार्मिंग मेथड में यूजिंग HYV सीड्स, हम लोग हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का, फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का और ट्रैक्टर्स का यूज़ करते हैं। जनरली ये जो मल्टीपल क्रॉपिंग होता है ये लो कॉस्ट का होता है, लेकिन मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो होता है ना ये हाईली कॉस्ट का होता है। इसमें हमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, इसमें हमें सीड्स खरीदना पड़ता है, मशीन्स वगैरह खरीदने पड़ते हैं, केमिकल्स खरीदने पड़ते हैं। ट्रैक्टर्स नहीं है तो खेती करने के लिए तो हमें ट्रैक्टर्स खरीदनी पड़ेगी। अब हार्वेस्टर नहीं है तो हार्वेस्टर खरीदने पड़ेगी, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। ठीक है, ऑल विलेजेस वेयर इरिगेशन इज़ अवेलेबल, तो मल्टीपल क्रॉपिंग की जो फैसिलिटी है ये सभी गाँव में ईजिली अवेलेबल होती है। मोस्टली इन डेवलप्ड रीजन, जहाँ पे सिर्फ डेवलप्ड रीजन्स हो वहीं पे ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज़ होता है, लाइक पंजाब, हरियाणा या फिर कुछ अदर स्टेट भी हो सकते हैं। ये इसमें हम डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग में। और यहाँ पे दिया गेटिंग मोर आउटपुट्स फ्रॉम वन क्रॉप, तो एक ही क्रॉप से ना तुम ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हो। जैसे वीट का हमने बात किया तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड का यूज़ करके जहाँ पे 1300 केजी पर हेक्टेयर का हम प्रोडक्शन कर रहे थे तो 3200 केजी का होने लगा, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा आउटपुट मिल रहा था। ठीक है,
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड से रिक्वायर द फार्मर्स टू स्टार्ट विथ मोर कैश देन बिफोर। देखो मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो है इस रिक्वायर्ड द फार्मर्स टू स्टार्ट विथ मोर कैश देन बिफोर। अभी मैंने क्या होता है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड के लिए तुम्हें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है पहले के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों है? क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग मेथड के लिए हमें किसानों को ना एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदनी होती है, लाइक HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, मशीन का तुम ट्रैक्टर खरीद लो, थ्रेसर खरीदोगे, पैसों की ज़्यादा ज़रूरत होगी, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब के लिए भी पैसों की ज़रूरत होगी। तो ऑब्वियसली मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के लिए फार्मर्स को स्टार्ट करना है अगर मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, तो उसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, व्हाट इज़ द वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड बाय द फार्मर यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। तो क्या वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है यदि फार्मर्स मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज़ करता है तो ऑब्वियसली देखो फार्मर्स को क्या चाहिए, फार्मर्स को चाहिए पैसा चाहिए ताकि वो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स खरीद सके, और उसे क्या चाहिए तो केमिकल फर्टिलाइजर्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, लेबर चाहिए, वेजेस फॉर मतलब वही है मज़दूर के लिए उन्हें वेजेस चाहिए। तो इन सब कैपिटल्स की ज़रूरत होगी फार्मर्स को, तभी वो मॉडर्न फार्मिंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आया क्या है? मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज़ करने के लिए किन किन कैपिटल्स की ज़रूरत होती है, मतलब पूंजी की क्या ज़रूरत होती है, किन किन पूंजी की ज़रूरत होती है, तो वही सब सारा यहाँ पे दिया गया है। पैसा चाहिए हाई यील्ड वैरायटी सीड्स खरीदने के लिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड चाहिए, मज़दूरों के लिए वेजेस चाहिए। ठीक है, अगला टॉपिक है विल द लैंड सस्टेन। इसमें दिया गया है पहला कि लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स सो वी मस्ट यूज़ इट केयरफुली। लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है, इस वजह से इसका यूज़ हमें केयरफुली करना चाहिए। मॉडर्न फार्मिंग हैज़ काउज्ड ओवर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक सॉइल एंड वाटर। तो जो मॉडर्न फार्मिंग है जिसके बारे में हमने पढ़ा, जिससे कि ज़्यादा क्वांटिटी में हमें आउटपुट मिल रहा था, तो इससे नेचुरल रिसोर्सेज मॉडर्न फार्मिंग से क्या हो रहा था कि नेचुरल रिसोर्स का ओवर यूज़ हो रहा है, जैसे सॉइल और वाटर का ओवर यूज़ हो रहा है। ठीक है, आप ट्यूबवेल्स लगा दोगे, पानी गिरते जा रहा है तो ज़्यादा वाटर का खर्च हो रहा है ना। इन मैनी प्लेसेस द ग्रीन रिवॉल्यूशन हैज़ लेड टू लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। बहुत जगहों पे क्या हुआ कि ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण जो सॉइल की फर्टिलिटी थी, सॉइल की फर्टिलिटी में लॉस हुई, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली सॉइल की फर्टिलिटी जो होगी वो कम होगी, है ना। एक्सेसिव यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर एरीगेशन थ्रू ट्यूबवेल्स हैज़ लोअर्ड द वाटर लेवल। अब बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर तुम ग्राउंड वाटर का यूज़ करोगे इरिगेशन के लिए, क्योंकि ट्यूबवेल से पानी का खर्च बहुत ज़्यादा होता है, पानी बहुत बर्बाद होता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया, तो इससे तुम्हारी जो वाटर का लेवल होगा वो भी कम हो जाएगा। रिसोर्सेज लाइक सॉइल एंड वाटर टेक मैनी ईयर्स टू फॉर्म। देखो सॉइल और ये जो वाटर होता है ना, इसको बनने में काफ़ी साल लगते हैं। तो इफ़ दीज रिसोर्सेज आर डैमेज्ड, अगर ये रिसोर्सेज डैमेज्ड हो जाते हैं तो इट इज़ वेरी हार्ड टू ब्रिंग देम बैक। तो इसको दोबारा से वापस पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए क्रॉप को ग्रो करने के लिए, फ्यूचर में अगर हम क्रॉप ग्रो करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले तो तुम्हें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चौथा दिया गया है कि हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। तो पालमपुर के जो फार्मर्स हैं उनमें जो लैंड है वो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कैसे बटा हुआ है। तो फार्मिंग के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये लैंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ज़मीनें इम्पॉर्टेंट है फार्मिंग के लिए। अब ज़मीन ही नहीं रहेगा तो फिर हम फार्मिंग कहाँ करेंगे। बट नॉट एवरी वन हु वर्क्स इन फार्मिंग हैज़ इनफ लैंड। लेकिन सभी लोगों के पास फार्मिंग करने के लिए, यानी वही खेती करने के लिए इनफ लैंड नहीं है। जैसे एक डेटा दिया गया है कि इन पालमपुर जैसे 450 फैमिलीज़ है पालमपुर में, ये मैंने शुरू में बताया था। तो इसमें से 150 फैमिलीज़ जो है वो लगभग दलित है, जिनके पास कोई लैंड है ही नहीं। ठीक है, तो दीज लैंडलेस फैमिलीज कैन नॉट डू देयर ऑन फार्मिंग। तो 150 फैमिली तो ऐसे ही तुम्हारी फार्मिंग नहीं कर पाती, वो अपनी फार्मिंग वो नहीं करते हैं। उनको फार्मिंग करने के लिए जो भी अपर कास्ट के लोग हुआ करते थे उनके अंडर उनको काम करना पड़ता था। ठीक है,
अब 150 हो गया, बाकी जितना बच गया आई थिंक 300 बचा, तो उस 300 में से 240 फैमिलीज हैव वेरी स्मॉल फार्म्स, बहुत कम फार्म्स उनके पास है, लगभग 2 हेक्टेयर से भी कम। ठीक है, आगे है स्मॉल प्लॉट्स डू नॉट गिव इनफ इनकम टू सपोर्ट द होल फैमिली। जो स्मॉल प्लॉट्स होंगे, अब बहुत छोटा मात्रा में अगर मेरे पास ज़मीन है, अब उसमें तुम कितना ही इनकम कर लोगे, तो वही चीज़ है कि स्मॉल प्लॉट्स डू नॉट गिव इनफ इनकम टू सपोर्ट द होल फैमिली। तो पूरी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए ना इनफ इनकम नहीं जनरेट कर पाता है जिसके पास स्मॉल प्लॉट्स होंगे। ठीक है, आगे है हु विल प्रोवाइड द लेबर। तो लेबर कौन प्रोवाइड करता है? तो जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें होती है, सो दे हायर फार्म लेबरर्स टू द वर्क। तो ये हायर करते हैं फार्म लेबरर्स को ताकि ये काम कर सके। मतलब जिसके पास अब ज़मीन नहीं है, जो दलित है जिनके पास ज़मीन नहीं है, तो उनको ये जो मीडियम या फिर लार्ज फार्मर्स होते हैं जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं, अब उनके पास ज़मीनें इतनी सारी है, मज़दूर नहीं है, तो मज़दूर को वो लेकर आते हैं। जिनके पास ज़मीन नहीं है तो वो इनके पास मज़दूरी करते हैं, खेती करते हैं इनके लिए। दिस फार्म लेबरर्स आर पेड वेजेस। तो ये पेड वेजेस होते हैं, मनी पैसों के लिए या फूड के लिए ये काम करते हैं। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब एक स्टोरी दिया गया है दल्ला और रामकली का। ठीक है, ये दल्ला और रामकली का एक स्टोरी दिया गया है। तो दल्ला एक लैंडलेस फार्म लेबर है पालमपुर में। वो हर दिन वेजेस के अनुसार काम करता है। ही हैज़ टू सर्च फॉर वर्क एवरी डे। वो हर दिन काम की तलाश करते रहता है क्योंकि इसके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं है। अब गवर्नमेंट का अगर मिनिमम वेजेस देखो तो गवर्नमेंट के अनुसार हर किसी को एक दिन में 300 रुपया कमाना ही चाहिए, बट दल्ला को उतना नहीं मिल पाता है। दल्ला को सिर्फ 160 रुपये ही मिलता है। तो ऑब्वियसली इसको काम तो करना पड़ेगा, काम करने के लिए इसको सर्च करना पड़ेगा, काम खोजना होगा। तो देयर इज़ टू मच कंपटीशन फॉर फार्म वर्क इन पालमपुर। तो जिसके लिए पालमपुर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है फार्म वर्क करने के लिए। अब ज़मीन बहुतों के पास नहीं है, अब उसको काम चाहिए, तो ऑब्वियसली किसी काम करने के लिए पालमपुर में तलाश करेगा कि हमको यहाँ पे काम करने दो। तो सो वर्कर्स एक्सेप्ट लो वेजेस। तो कम पैसा भी मिल रहा है तो मज़दूर एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है यार हम इससे काम चला लेंगे, कम पैसा ही तो बट काम में रख लो। तो यहाँ पे वही चीज़ है, दल्ला और रामकली का एग्जांपल दिया गया है पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज के रूप में। ठीक है, किस प्रकार से ये लोग गरीब है, क्यों गरीब है, ये सब सारा यहाँ पे कारण दिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि वाई आर फार्म लेबरर्स लाइक दल्ला एंड रामकली पुअर। तो ये जो दल्ला और रामकली है ये क्यों गरीब है? ये जो फार्म लेबरर्स है ये क्यों गरीब है? तो फार्म लेबरर्स लाइक दल्ला एंड रामकली आर पुअर बिकॉज दे डोंट हैव देयर ओन लैंड टू ग्रो क्रॉप्स। इनके पास तो सबसे पहली चीज़ कि अपनी खुद की ज़मीन नहीं है जहाँ पे वो क्रॉप को ग्रो कर सके। ये डेली वेजेस पे डिपेंड करते हैं, कम पैसा भी रहे तो काम इनको करना पड़ता है। देयर इज़ टू मच कॉम्पिटिशन फॉर वर्क। कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है काम करने को लेकर, कम पैसा भी मिलेगा तो चलो ठीक है हम काम में कर लेंगे। दे डोंट गेट रेगुलर वर्क। उनको रेगुलर वर्क भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं ना कि काम एनी टाइम रहेगा, सीजनल काम होता होगा, तो जब काम होता है तो रखा जाता है, नहीं रहता है तो नहीं रखा जाता है। तो इसी वजह से ये दोनों गरीब है। अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो कि है छठा टॉपिक, द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। अब फार्मिंग के लिए जो कैपिटल है, जो पूंजी है, वो कहाँ से आता है? तो मॉडर्न फार्मिंग नीड्स मोर मनी देन ट्रेडिशनल फार्मिंग। तो ऑब्वियसली मैंने पहले बताया कि मॉडर्न फार्मिंग करने के लिए तुम्हें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी। ठीक है, बिकॉज इट यूजेज एक्सपेंसिव थिंग्स। ये पहले ही मैंने बताया कि क्योंकि हमें इसके लिए एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदनी होती है, लाइक हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड मशीन। तो स्मॉल फार्मर्स यूजुअली डोंट हैव इनफ मनी। जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनके पास इनफ मनी नहीं होती है, पूंजी नहीं होती है। ठीक है, तो इस वजह से वो जो पूंजी होती है ना वो बड़े फार्मर से वो लेते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा होगा उससे वो लेते हैं लोन के रूप में, या फिर विलेज मनी लेंडर से वो पैसे लेते हैं, ट्रेडर्स हु गिव सीड्स, या फिर व्यापारी से वो सीड्स और फर्टिलाइजर्स लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक प्रकार से इन्होंने लोन लिया। तो ये जो लोन्स होते हैं ना ये काफ़ी ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट के रूप में ये लोग देते हैं। ठीक है, चाहे वो बड़े फार्मर्स दे या विलेज को जो मनी लेंडर्स है वो दे या ट्रेडर्स दे, तो जो भी लोन देते हैं इनके लिए वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लेते हैं। तो इस वजह से जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं
वो लोन को फिर दोबारा रीपे करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं और उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। वहीं आगे दिया गया है, ऑन दी अदर हैंड जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं इनकी खुद की ज़मीनें होती हैं, ठीक है, हैव देयर ऑन सेविंग्स फ्रॉम फार्मिंग, तो फार्मिंग करके वो अपनी खुद से सेविंग कर लेते हैं। सो दे कैन मैनेज द कॉस्ट ऑफ मॉडर्न फार्मिंग, तो इस वजह से वो मॉडर्न फार्मिंग के कॉस्ट को मैनेज कर लेते हैं कोई भी बिना लोन लिए हुए, क्योंकि उनके पास ज़मीनें ज़्यादा होती हैं। अब आगे है सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। अब कैसे सेलिंग होती है, कहाँ पे सेल किया जाता है, वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है। तो जैसे ही वीट की जैसे हार्वेस्टिंग हो गई तो जो फार्मर्स होते हैं वो दो चीज़ें करते हैं। पहला कि कुछ वीट जो होती है वो अपनी फैमिली के लिए बचा के रखती है, और जो बाकी एक्स्ट्रा वीट बच गया जिसको हम सरप्लस भी कहते हैं, पहले भी मैंने बताया, उसको मार्केट में बेचा जाता है। अब जैसे मान के चलो ये कुछ वीट है, यहाँ पर कुछ वीट है, इसमें से थोड़ा बहुत जो वीट है ये अपने फैमिली के लिए हम बचा के रख दिए, और बाकी ये जो बच गया इसको हम सरप्लस कहेंगे, और इस एक्स्ट्रा वीट को हम मार्केट में जाके बेचते हैं। तो जो स्मॉल फार्मर्स है लाइक सविता और गोविंद के जो बेटे हैं, सविता और गोविंद के जो बेटे हैं ये स्मॉल फार्मर्स हैं, ठीक है। तो इनके पास बहुत कम सरप्लस वीट का बच पा रहा, मतलब एक्स्ट्रा वीट बहुत कम बच पाता है। मोस्ट ऑफ देयर क्रॉप इज यूज्ड फॉर देयर ऑन नीड्स, तो ज़्यादातर जो क्रॉप्स होती है वो अपने ज़रूरत के लिए उनको रखना पड़ता है, ठीक है। पहला तो काम ये है ना, अपना पेट भरे। मीडियम और जो लार्ज फार्मर्स होते हैं इनके पास ज़्यादा ज़मीनें होती है, तो इनके पास ज़्यादा सरप्लस बचेगा वीट का। तो एक्चुअली देखा जाए तो स्मॉल फार्मर्स तो सेल कर नहीं पाएंगे ज़्यादा। स्मॉल फार्मर्स सेल कैसे करेंगे, वो तो उनके पास ज़्यादा सरप्लस बचता ही नहीं है, क्योंकि उनके पास ज़मीनें कम है तो ज़्यादा खेती नहीं कर पाते। हाँ, मीडियम और जो लार्ज फार्मर्स होते हैं तो इनके पास ज़्यादा ज़मीनें होती है तो ज़्यादा सरप्लस भी वीट का बच पाता है। तो यही जो होते हैं जो कि मार्केट्स में जाके ये सेल करते हैं वीट को। तो मार्केट में जो ट्रेडर्स होते हैं वो फार्मर से इन वीट को ख़रीदते हैं, फिर ये शॉपकीपर को टाउन्स और सिटीज़ में जाके बेच देते हैं, ठीक है। तो कैसे सेलिंग हो रही है देख रहे हो कि ट्रेडर्स इन वीट को ख़रीदता है फार्मर से, और फिर ये शॉपकीपर को जाके बेच देता है टाउन्स और सिटीज़ में। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है तेजपाल सिंह जो कि एक लार्ज फार्मर है, तो इसके पास दिया गया है कि वीट 350 क्विंटल जो वीट है ये सरप्लस के रूप में बचता है, ठीक है। ये जाता है रायगंज का मार्केट, ठीक है, वहाँ पे जाके ये 350 क्विंटल वीट जो जाके था वहाँ पर वो बेच देता है, और ये अच्छी खासी पैसे भी अर्न कर लेता है। अब वो जो पैसे अर्न किए तो कुछ पैसे वो बैंक में बचाता है, वो कुछ पैसा लोन्स के रूप में सविता जैसे फार्मर्स को देता है, फिर ये कुछ पैसा पूंजी के रूप में नेक्स्ट सेशन के लिए बचा के रखता है ताकि अगले सीज़न में वो फिर वहाँ पर भी खेती कर सके, पूंजी लगा सके, सीड्स खरीदना हो या कुछ भी करना हो तो वहाँ पर भी पैसों की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए कुछ पैसे बचा के रखता है। क्योंकि पैसा तो बहुत ज़्यादा मात्रा में इसने कमाई, क्योंकि ज़्यादा ज़मीनें थी, ज़्यादा फसल इसने उपज करी। तो दिस ईयर ही प्लान्स टू बाई अनदर ट्रैक्टर, और प्लान भी कर लिया, एक पैसा ज़्यादा बच गया तो चलो ट्रैक्टर भी खरीद लेते हैं। तो इनकी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। अपनी अर्निंग के साथ ये क्या क्या कर रहे हैं ये तुम यहाँ से भी देख सकते हो। आगे दिया गया है कि जो मीडियम और जो लार्ज फार्मर्स हुआ करते हैं ये क्या करते हैं, तो ये भी अपने सरप्लस को, यानी जो एक्स्ट्रा जो भी प्रोडक्शन हुई, जो अभी एक्स्ट्रा बच जाता है फसल, उसको भी वो भी सेल करते हैं, ये भी पैसे बचाते हैं, और पैसे बचा के ये कुछ औजार, मशीन्स, कैटल यानी पशु वगैरह, ट्रक्स वगैरह, या फिर कुछ शॉप्स वगैरह भी कोई लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दिस थिंग्स बिकम द कैपिटल फॉर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे जो मीडियम और जो लार्ज फार्मर्स होते हैं तो यहाँ से जो भी वो सरप्लस बेचते हैं और जो पैसे कमाते हैं, तो एक तो ये वो इन सब चीज़ों के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के लिए भी पूंजी के लिए बचा के रखते हैं ताकि वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ को कर सकते। अब ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ क्या है पालमपुर का, चलो ये देख लेते हैं। तो दिया गया है, जैसे मैंने बताया था कि 75% तो लोग पालमपुर में फार्मिंग पे ही डिपेंड है, यानी खेती पर ही डिपेंड है। बाकी जो 25% बच गया ये लोग अदर एक्टिविटीज़ में करते हैं, मतलब नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में तुम्हारा पहला आ जाता है डेयरी फार्मिंग, जो कि एक अदर कॉमन एक्टिविटी होता है।
डेयरी मतलब क्या हो गया, मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये एक कॉमन वर्क होता है बहुत सारी फैमिलीज़ का पालमपुर में। पीपल कीप बफेलोज एंड फीड देम ग्राफ्स, ज्वार एंड बाजरा। तो लोग बफेलोज और बफेलो पालते हैं या रखते हैं और उनको क्या देते हैं चारे के रूप में, तो ग्रास, ज्वार और बाजरा। दे सेल द मिल्क इन रायगंज। उनसे जो भी मिल्क होता है बफेलो या काव से, तो वो रायगंज के मार्केट में जाके वो बेचते हैं, जो कि एक पता ही है रायगंज या ये तुम्हारा पालमपुर के बगल में ही है, ठीक है, 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो रायगंज में जाके वो फिर बेचते हैं। आगे है एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। एक एग्जाम्पल दिया गया है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो कि होता है पालमपुर में। तो लेस देन 50 पीपल इन पालमपुर वर्क इन मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगभग 50 से भी कम लोग जो है वो पालमपुर में वर्क करते हैं। इन एक्टिविटीज़ को यूजुअली घर पर या फिर फील्ड्स पर ही किया जाता है। फैमिली मेम्बर्स डू मोस्ट ऑफ द वर्क। फैमिली मेम्बर्स ही ज़्यादातर लोग ये काम करते हैं। इनको फैमिली लेबर कहा जाता है। एंड वेरी फ्यू वर्कर्स आर हायर्ड फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से बहुत कम लोगों को ही यहाँ पे हायर किया जाता है। तीसरा तुम्हारा दिया गया है, ये यहाँ पे क्या हम पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये ध्यान से दो, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। तो ये तुम्हारा एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हो गया, डेयरी करना या दूध बेचना। दूसरा तुम्हारा यहाँ पे हो गया कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हमने करने लगा, ठीक है, ये भी नॉन फार्मिंग में आता है। या फिर तुम्हारा तीसरा आ गया कि शॉपकीपर बन गया पालमपुर में, ठीक है। तो यहाँ पे है इन पालमपुर नॉट मैनी पीपल आर इन्वॉल्व इन ट्रेड। बहुत ज़्यादा लोग ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं है, व्यापार में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। द ट्रेडर्स इन द विलेज आर मोस्टली शॉपकीपर। जो ट्रेडर्स हुआ करते हैं ये मोस्टली शॉपकीपर्स ही हैं। दिस शॉपकीपर्स बाई गुड्स फ्रॉम होलसेल। ये जो शॉपकीपर्स होते हैं ये होलसेल मार्केट से सामानों को ख़रीदते हैं। इन सिटी से मतलब वही सामानों को ख़रीदते हैं और फिर ये गाँव में लाके बेचते हैं। देयर आर स्मॉल जनरल स्टोर्स दैट सेल मैनी आइटम। स्मॉल जनरल स्टोर्स इनकी है जहाँ पे बहुत सारे आइटम्स को बेचते हैं, लाइक फूड के लिए ये सब सारी चीज़ों को बेचते हैं। आप क्या क्या बेच रहे हैं वही सब सारी चीज़ें दी गई है। डेली यूज़ के लिए ये सब सारा बेचते हैं, स्टेशनरी के लिए ये सब सारा यूज़ बेचते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे भी जो क्लॉथ्स भी बेचते हैं, कपड़े भी बेचते हैं। आगे है सम फैमिलीज हु लिव नियर द बस स्टैंड। वैसी फैमिलीज जो बस स्टैंड के सामने नज़दीक में रहती है एंड हैव ओपन स्मॉल शॉप्स इन देयर हाउसेस। तो अपने घर के ही बगल में छोटी मोटी दुकानें खोल ली है। दीज शॉप्स मोस्टली सेल फूड एंड स्नैक्स। तो इन शॉप्स में मोस्टली फूड और स्नैक्स वो बेचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो ये सब सारी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ है, ये सब सारी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ है। डेयरी करना, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग करना, शॉपकीपर बनना, या फिर ट्रांसपोर्ट। आगे यहाँ पे तुम्हारा दिया ट्रांसपोर्ट के लिए मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए पैसे कमाना ट्रांसपोर्ट करके। तो ऑन द रोड बिटवीन पालमपुर एंड रायगंज। तो पालमपुर और रायगंज के बीच में जो रोड है यू कैन सी मैनी टाइप्स ऑफ व्हीकल्स। ये मैंने शुरू में भी बताया था कि पालमपुर और रायगंज के बीच में जो रोड पड़ता है उसमें बहुत टाइप की व्हीकल्स हमें देखने को मिलते हैं, लाइक रिक्शा, टोंगाज यानी कि जो घोड़ा गाड़ी होता है, जीप्स, ट्रैक्टर्स, ट्रक्स, बुलॉक कार्ट्स और बोगीज। बोगीज क्या होता है ये मैंने बता दिया है ऑलरेडी से पहले ही। तो दे कैरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब यहाँ पे इन सब चीज़ों से लोगों को एक से दूसरे जगह तक ले जाया जाता है, सामानों को ले जाया जाता है, ठीक है। और जब वो ले जाते हैं तो ऑब्वियसली उनके इसके लिए पैसे तो मिलेंगे ही ना। द नंबर ऑफ़ पीपल वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट हैज़ इंक्रीज इन द लास्ट फ्यू ईयर। कुछ सालों में देखा गया है कि जो ज़्यादातर लोग ट्रांसपोर्ट में ज़्यादातर जो लोग हैं इनकी जो संख्या है वर्किंग में ये बढ़ रही है। तो इस वजह से जो ट्रांसपोर्ट है हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन पालमपुर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नॉन फार्मिंग एक्टिविटी बन गई है पालमपुर में, ठीक है। तो बस ये चैप्टर तुम्हारा यहीं पे ख़त्म हो गया। तो बेसिकली इसमें एक तो फार्मिंग के बारे में हमें पढ़ना था जो कि ऊपर में पढ़ा, फार्मिंग में किस प्रकार से कैसे कैसे फार्मिंग हुई, और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या हुआ ये हमने पढ़ लिया कि डेयरी करना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चलाना, शॉपकीपर्स बन गए हैं, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट हम मतलब व्हीकल्स वगैरह चलाने लग गया जिस वहाँ से भी पैसे कमा सकता है। तो फार्मिंग और नॉन फार्मिंग के ज़रिए कैसे ये पैसा जनरेट कर रहे थे वो चीज़ यहाँ पे दी गई थी। तो ख़त्म हो गया चैप्टर। बाकी नेक्स्ट चैप्टर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। थैंक यू, बाय बाय।